तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है। अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक होता तब तुम गॉसेस लॉ से भी फील्ड निकाल सकते थे इनक्लोज चार्ज करके, ठीक। तो यहां हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखो यहां पे याद है जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हम करते हैं, पोटेंशियल में करते हैं, फील्ड में करते हैं, हमें ये C1 है, ये C2 है, और यहां पे कोई टारगेट पॉइंट ले लेते हैं P, जहां फील्ड हमें निकालनी है। P इज द टारगेट पॉइंट इनसाइड कैविटी, ठीक है, जहां हमें फील्ड निकालनी है। और इस ऑब्जेक्ट पे जो फील्ड है इसको हम क्या देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को A नाम दे देते हैं और यहां फील्ड क्या देते हैं, EA, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ स्फीयर है C1 और ये सेंटर ऑफ कैविटी है C2। अब देखो यहां पे तो हम ये वाला अप्रोच लगा नहीं सकते ना, जो हमने सीखा है कि कोई भी चार्ज स्फीयर के अंदर अगर तुम्हें फील्ड निकालनी है तो तुम लिख सकते हो रो इनटू पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये अप्रोच तभी लगेगा जब चार्ज स्फीयर पूरा सॉलिड हो, ठीक। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको कैविटी को लाके भर दूं सेम मटेरियल से, क्योंकि पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज होना है, ठीक है। तो मैंने कैविटी को भर दिया और ये C1 है और ये P है, ठीक है। से इस ऑब्जेक्ट को मैं B का नाम दे देता हूं। तो कैविटी इज फिल्ड विथ सेम डेंसिटी, ठीक है। तो ये बताओ अगर तुम कैविटी को सेम डेंसिटी से फिलअप कर दोगे तो क्या अब तुम्हें एक पूरा बड़ा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा ऑब्जेक्ट P, यस और नो? अगर आप कैविटी को सेम मटेरियल से फिलअप कर दोगे तो तुम्हें एक बड़ा सा यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा, यस, इट इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, करेक्ट। तो क्या हमें यहां पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा, यस। तो यहां पे अब हम क्या कर सकते हैं, यहां हम ये वाला अप्रोच लगा सकते हैं, क्योंकि अब C2 का देखो कोई मायने नहीं है। तो मैं टारगेट पॉइंट P है तो मैं P का पोजीशन वेक्टर बना लूं, कहां, C1 से। और इस केस में जो फील्ड है उसको मैं EB लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, EB। तो वेक्टर EB क्या होगा, रो इज द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं, ठीक, इनटू C1P डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो ये तुम्हारी फील्ड आ जाएगी टारगेट पॉइंट पे अगर कैविटी ना होती, पूरा भरा होता, ठीक। चलिए अब एक ऑब्जेक्ट C बनाते हैं। तो मान लो मैं ये एक स्फीयर ले रहा हूं, छोटा सा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ले रहा हूं, जिसका रेडियस वही है जो कैविटी का रेडियस है, और ये इसका सेंटर C2 है, ठीक। दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक। इसकी भी डेंसिटी वही है, मान लेते हैं रो, ठीक। और यहां फील्ड को मैं EC का नाम दे रहा हूं और ये टारगेट पॉइंट है। तो यहां फील्ड निकालने के लिए, क्योंकि ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो इसके लिए भी तुम पोजीशन वेक्टर वाला जो फॉर्मूला डेवलप किया है वो लगा सकते हो। तो एक पोजीशन वेक्टर बना लो, किसका, P का, कहां से, इसके सेंटर से R डैश। तो जो EB आएगी या EC आएगी वो क्या आ जाएगी, रो तो वही है, R डैश बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और R डैश को हम क्या लिख सकते हैं, C2P। तो EC वेक्टर क्या हो जाएगा, रो C2 वेक्टर P डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। यहां पे भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ये भी हमारा कैसा है, सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, ठीक। अब देखिए हमें फील्ड निकालनी थी ऑब्जेक्ट किसके लिए, A के लिए, वो हमने नहीं निकाला ना। हमें फील्ड निकालनी थी किसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए, वो हमने नहीं निकाला। हमने पहले एक नया ऑब्जेक्ट B बना लिया जिसमें पूरा वो यूनिफॉर्मली चार्ज था, और हमने इस केस में फील्ड निकाल ली EB, जो ये आ गई। फिर हमने एक ऐसा स्फीयर ले लिया जो स्फीयर को अगर कैविटी में लाके भरोगे तभी ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, यहां फील्ड हमने EC लिख दिया, ये आ गई। अब अगर आप सुपरपोजिशन देखो, कॉम्बिनेशन देखो, तो अगर B में से C हटा दो, B में से C हटा दो तो सिचुएशन A मिल जाएगी, यस और नो? तो A इज इक्वल टू B माइनस C।
तो देयरफॉर फील्ड ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, फील्ड ऑफ बी माइनस फील्ड ऑफ सी। यही फिजिकल इंटरप्रिटेशन मिल रहा है ना, कि अगर तुम्हें ए की फील्ड निकालनी है तो क्या करो, तुम इस फिगर में फील्ड निकाल लो पूरा बना के बी की, और फिर सी की, और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपकी ई ऑफ ए आ जाएगी, आई कैन टेक रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एज अ कॉमन फैक्टर एंड आई विल गेट C1P माइनस C2P। ये आ गया, ठीक। तो उससे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो रो 3 एप्सिलॉन नॉट C1P माइनस C2P आ रही है। अब देखो यहां पे अब थोड़ा सा एनालिसिस बेसिक वेक्टर्स का है। जब आप कोई वेक्टर बनाते हो, जैसे आपने A टू B वेक्टर बनाया, तो इसको आप क्या लिखोगे, वेक्टर AB। और अगर आप राइट साइड ट्रैवल करोगे तो आप वेक्टर AB को ट्रैवल करोगे, और अगर आप लेफ्ट साइड ट्रैवल करोगे तो आप माइनस वेक्टर AB को ट्रैवल करोगे, ठीक। दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल फ्रॉम वेक्टर नॉलेज जो यहां यूज होगा। दूसरा फंडामेंटल है कि अगर आप किसी ट्राइंगल को ट्रैवल कर रहे हो, या किसी पॉलीगन को भी, ट्राइंगल इज अ पॉलीगन, सेम ऑर्डर पे आप चल रहे हो, क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, सेम ऑर्डर पे जा रहे हो, तो जो सम आएगा सेम ऑर्डर में वो 0 आएगा। तो जैसे तुम यहां से देखो A टू B गए ना, तुम कहां से कहां गए, A टू B गए, तो वेक्टर AB, क्या वेक्टर दिया है हमें उससे मतलब नहीं है। देखो यहां वेक्टर B टू A दिया है, बट हम किधर जा रहे हैं, A टू B प्लस वेक्टर B टू C प्लस वेक्टर C टू A विल बी अ 0 वेक्टर, ठीक। ये हमेशा होल्ड होगा, ठीक। अब आप AB को क्या लिख सकते हो, आप AB को माइनस BA भी लिख सकते हो, ठीक। BC को मान लो BC दिया है तो आप BC ही लिख सकते हो। CA को क्या लिख सकते हो आप, नेगेटिव ऑफ AC भी लिख सकते हो, उल्टा वेक्टर will be 0। तो दिस इज द बेसिक ऑफ द पॉलीगन लॉ, कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग द पॉलीगन इन द सेम ऑर्डर द वेक्टर सम विल बी 0, ठीक है। तो अब ये अगर हम थोड़ा सा यहां पे यूज करें, तो देखो यहां पे जो कैविटी है C1P ये वेक्टर बनेगा, C1C2 ये बनेगा, और C2P ये बनेगा, ठीक। तो तुम्हारा एक ट्राइंगल बन रहा है, ये पॉइंट है C1, ये सेंटर ऑफ कैविटी है C2, ये पोजीशन वेक्टर हो गया किसका, सेंटर ऑफ कैविटी का, सेंटर ऑफ स्फीयर से। ये पोजीशन वेक्टर P का हो गया सेंटर ऑफ स्फीयर से, और ये पोजीशन वेक्टर P का हो गया सेंटर ऑफ कैविटी से। अब अगर मैं इसको सेम ऑर्डर में ट्रैवल करता हूं तो लेट्स सी हमारे पॉलीगन लॉ क्या इक्वेशन देगा। तो सबसे पहले मैं C1P जाऊंगा, प्लस मैं PC2 जाऊंगा, प्लस मैं C2 से C1 जाऊंगा सेम ऑर्डर में, और ये आ जाएगा 0, करेक्ट। या सुनो, अब अगर मैं इसको उल्टा लिखना चाहूं तो PC2 को मैं ये भी लिख सकता हूं माइनस C2P, या सुनो, और C2C1 को आप ये भी लिख सकते हो माइनस C1C2, सिंपली द बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक। मुझे क्या चाहिए, C1P माइनस C2P, मेरे को ये चाहिए। तो मैं, क्योंकि मेरे को जो फील्ड लिखना है तो ये चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं देयरफॉर C1P को मैं C1P ही रहने दूं, PC2 की जगह क्या रख दूं, माइनस C2P, ठीक। और C2C1 को क्या रख दूं, माइनस C1C2 विल बी 0 वेक्टर। तो देयरफॉर C1C2 को सब्जेक्ट बना लूं तो ये क्या आ जाएगा, C1P माइनस C2P, या सुनो, ये आ गया C1P माइनस C2P, करेक्ट। तो जो अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पे आपका कंक्लूजन आ रहा है। देखो C1C2 ये कैविटी है, ये स्फीयर है, ये सेंटर ऑफ कैविटी है, ये सेंटर ऑफ स्फीयर है। C1C2 का मतलब हुआ अ वेक्टर फ्रॉम C1 टू C2, अ वेक्टर फ्रॉम C1 टू C2, ठीक। तो C1C2 तुम्हें एक पोजीशन वेक्टर बता रहा है, किसका, कैविटी के सेंटर का, कहां से, स्फीयर के सेंटर से। तो तुमको क्या लगता है ये जो वेक्टर C1C2 है, क्या ये P पे डिपेंड करेगा, C1C2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ कैविटी with respect to center of sphere, करेक्ट।
तो भाई ये पॉइंट पी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, पॉइंट पी तुम कहीं पे भी ले लो, ये तो इन दोनों के सेंटर्स के लोकेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट पी, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट पी, ये केवल इस पर डिपेंड करेगा कि दोनों के सेंटर कहां पे लोकेटेड है। तो यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग मिल रही है कि अगर तुम पॉइंट पी बदलोगे, इफ यू आर चेंजिंग पॉइंट पी, C1P बदलेगा, करेक्ट, ऑफ कोर्स C1P बदल जाएगा, C2P भी बदलेगा, C2P भी बदल जाएगा, दोनों वेक्टर्स की ओरिएंटेशन बदल जाएगी, बट C1 C2 में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि C1 C2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ C2 विथ रिस्पेक्ट टू C1। नाउ व्हाट यू कैन डू, अब अगर तुम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में जो फील्ड ए के मॉडल में आई थी वहां ये रख दो, तो तुम्हारी कैविटी के अंदर जो फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो वो फील्ड आपकी आ जाएगी रो C1 C2 divided by 3 epsilon naught. Now see a very beautiful thing, this field is independent of the position of the target point. The field is independent, field is independent of position of टारगेट पॉइंट। ये टारगेट पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही फील्ड, गेटिंग द पॉइंट। अगर तुम टारगेट पॉइंट बदलोगे तो तुम्हारे दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स बदलेंगे C1P और C2P, बट जो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है किसका, सेंटर ऑफ कैविटी का, कहां से, सेंटर ऑफ स्फीयर से, वो नहीं बदलेगा, ठीक। तो अब यहां पे आप देख सकते हो तुम्हें अब एक FTP मिल रहा है, फिंगर टिप पॉइंट, कि अगर हमें फील्ड निकालनी है कहां, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के कैविटी के अंदर हमें फील्ड निकालनी है कहां, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के कैविटी के अंदर, ये पूरा स्फीयर है और ये कैविटी है। तो तुम्हें करना क्या है, पहला काम करो, तुम दोनों के सेंटर्स की मार्किंग कर दो, कैविटी का सेंटर और स्फीयर का सेंटर, ठीक। पहला काम करो कि तुम दोनों के सेंटर की मार्किंग कर दो, सेंटर ऑफ स्फीयर से C1 एंड सेंटर ऑफ कैविटी से C2। दूसरा काम करो, तुम पोजीशन वेक्टर बना लो, किसका, सेंटर ऑफ कैविटी का, कहां से, सेंटर ऑफ स्फीयर से वेक्टर R, ठीक। अब किसी भी पॉइंट पे, फॉर एनी पॉइंट इनसाइड कैविटी, फॉर एनी, नॉट, याद है ना अभी हमने देखा कैविटी के अंदर फील्ड पॉइंट कहां पे, इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, फॉर एनी पॉइंट इनसाइड कैविटी फील्ड वेक्टर फॉर्म में कितनी होगी, रो द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, द पोजीशन वेक्टर, ये वाला पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी रो C1 से C2 तुमने एक वेक्टर बनाया डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखो, अगर हम फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखें, ठीक, तो उसको तुम लिखोगे मॉड ऑफ रो, भाई मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, नेगेटिव होगा नहीं, R डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ, क्या हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, यस आएगा, क्योंकि R क्या है यहां पे, R वेक्टर C1 C2 का मॉडुलस है, तो ये तो केवल किस पे डिपेंड करेगा, C1 और C2 की लोकेशन पे ना। तो कहीं पे भी तुम फील्ड निकालना हो, जैसे मान लो ये पॉइंट A है, ये B है, ये सेंटर है C, ये D है, ये E है, ये F है, तो हर जगह फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, हर जगह फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और वो केवल R पे डिपेंड करेगा, R इज द डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। तो ये तो पहली चीज हो गई। याद है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में ऐसा नहीं था, ये कैविटी के अंदर ऐसा मिल रहा है। जब याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था, तो हर जगह फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था। अंदर जब सेंटर से दूर जा रहे थे तो फील्ड बढ़ रही थी, कैविटी के अंदर हर जगह सेम है। और अगर तुम्हें
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो ये बता रहा है इक्वेशन कि डायरेक्शन वही होगी जो ये रिलेटिव पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा, सेम एज दिस। तो यानी हर जगह फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा। सी यहां फील्ड ऐसे होगी, इसी के पैरेलल, ई पे ऐसे होगी, एफ पे ऐसे होगी, ए पे ऐसे होगी। तो व्हाट यू कैन से इनसाइड द कैविटी हर जगह फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। हर जगह फील्ड का बेटा मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो कैविटी के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? तो इट मींस फील्ड इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म। सी सच अ ब्यूटिफुल इंटरप्रिटेशन, इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म। ठीक है, कैविटी के अंदर हमारी जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी और किधर होगी? C1 C2 के डायरेक्शन में होगी। ठीक, और कितनी होगी? रो C1 C2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई 3 एप्सिलॉन। अभी एक प्रॉब्लम करते हैं तो ये एप्लीकेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म थी, उसके अंदर रेडियल डिस्टेंस के साथ अंदर फील्ड बढ़ रही थी और डायरेक्शन भी हर जगह रेडियल था, तो वो मैग्नीट्यूड में भी बदल रही थी और डायरेक्शन में भी बदल रही थी। और अभी हमने देखा कि अगर कैविटी है तो कैविटी के अंदर फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। अब मान लो तुम्हें कोई प्रॉब्लम दी जाए, ठीक, तुम्हें एक स्फीयर दे दिया जाए और उसके अंदर एक कैविटी दे दी जाए। ठीक है, उसके अंदर एक कैविटी दे दी जाए और दोनों के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए, से C1 X1 Y1 Z1 और सेंटर ऑफ कैविटी X2 Y2 Z2। ठीक, तो तुमने ये पोजीशन वेक्टर बना लिया ना, तो वेक्टर R क्या होगा? C1 से C2, तो ये तो निकालना हमें मालूम ही है, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर X2 माइनस X1 I, Y2 माइनस Y1 J, Z2 माइनस Z1 K। ये निकाल लोगे आप, पहला स्टेप। अब अगर तुमसे पूछा जाए कैविटी के अंदर फील्ड कैसी होगी, तो आप कहोगे कैविटी के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होगी। और किधर होगी? हर एक पॉइंट पे, कहीं पे भी बनाना हो, ये पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करेगी। याद है ना, कैविटी के अंदर जब तक तुम हो ये फील्ड इधर ही होगी, किधर? आर के डायरेक्शन में। तो फील्ड अगर कैविटी के अंदर लिखना है तो वो लिख दो, इसका जो डेंसिटी दी हो रो वेक्टर C1 C2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तो तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा आंसर ना, समथिंग लाइक I कैप J कैप K कैप में आंसर आएगा। और अगर तुम्हें फील्ड का क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड, केवल फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो वो आप लिख दो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और ये वेक्टर का जो निकाला है इसका मैग्नीट्यूड लिख दो। गॉट इट? तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। तो जो इसके साथ रिलेटेड असाइनमेंट है वो आप कर सकते हो, उससे आपकी और फ्लुएंसी आ जाएगी कि किस तरीके से हमें ये एप्लीकेशंस करना है। गॉट इट? तो दिस इज द लेक्चर फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है।